आपने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था? अगर आप लोगों को अपने वीडियो वगैरह देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि लास्ट क्लास हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स व्हिच इज योर फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, वो स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने बेसिक डिस्कशन चार्ज क्या है, उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है और कुछ क्वेश्चंस ये सब कर लिया था, ठीक है। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं वहां से और बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ की। मैम, हाँ जी बेटा। मैम आपने जो होमवर्क में लास्ट वाला क्वेश्चन दिया था ना, एक बार वो बता दीजिए। ठीक है, इन द एंड वी विल डिस्कस दैट, ओके। अब बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की। कूलम्ब्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बात करता है इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस की, कि बेसिकली दो चार्जेस इंटरेक्ट कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो इट एक्सप्रेस अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। एक सिंपल सा डिस्कशन है। Q1 चार्ज यहां हमारे पास रखा है और Q2 चार्ज ये हमारे पास रखा है। दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r, ठीक है। तो इनके बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनकी चार्जेस की प्रोडक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। व्हेन वी कंबाइन दीज टू इक्वेशंस वी गॉट F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यू नो कि हम कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं और इलेक्ट्रोस्टैट्स में बेटा उस कांस्टेंट को आप बोलते हैं F is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, ठीक है। This 1 by 4 pi epsilon naught has a very unique place in electrostats. Epsilon naught का भी एक बहुत प्यारा significance है. Epsilon naught is called the permittivity of a free space, ठीक है। जैसे जैसे आप स्पेस चेंज करते हो, सपोज किसी लिक्विड में डिप कर दो दो चार्जेस को, किसी और मीडियम में रख दो तो एप्सिलॉन का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली डिनोटिंग दी फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी के बारे में आपको वो बता रहा है। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, कुछ कुछ फीचर्स हैं इस लॉ के। जैसे सबसे पहला क्या फीचर है कि ये पॉइंट चार्जेस के लिए एक्ट करता है। बेटा पॉइंट चार्जेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा समझने वाली चीज है। जरूरी नहीं है पॉइंट चार्जेस से आप हमेशा किसी छोटी सी स्ट्रक्चर को ही इमेजिन करो। दो बहुत बड़े एक मासिव पार्टिकल भी पॉइंट साइज हो सकते हैं, बशर्ते वो काफी दूर रखे हो। तो एक रिलेटिव टर्म है साइज का विद रिस्पेक्ट टू द सेपरेशन। जो सेपरेशन है ना, अगर सोचो कि दो प्लैनेट है, जैसे कि एक ये बॉल है, ठीक है, इसको मैं यहाँ रखूं और एक बहुत दूर रखा है, तो ये दो एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर सकते हैं या पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। इज दैट ओके? आप हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर जो फोर्स लगती है, दैट फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द सेंटर। इज दैट ओके? मैम, ठीक है। बाकी आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो दो चार्जेस है ना Q1 Q2, इन पे क्या हो रहा होगा, Q2 पर एक फोर्स लग रही होगी इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज 1। सिमिलरली 1 पर भी एक फोर्स लग रही होगी ड्यू टू 2। इज दैट ओके? इसको रीड आउट कैसे करेंगे? फोर्स ऑन चार्ज 2 या Q2 ड्यू टू Q1। इज दैट फाइन? यस मैम। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ। अगर आपसे वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोला जाए, देखो वेक्टर फॉर्म क्या है। अभी जो आपने ये वाली एक्सप्रेशन देखी ना, इट कंटेन्स ओनली दी मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड कंटेन करता है। बट व्हाट इफ somebody ask you about the vector form, वेक्टर फॉर्म के बारे में बताइए कि डायरेक्शन भी बताओ, तो कोई इशू नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि दोनों फोर्सेस सेंटर टू सेंटर लाई करती हैं, मतलब एक्ट करती हैं, इस तरह से एक्ट कर रही होंगी, राइट। तो आप किसी भी जैसे कि मैं सपोज, हाँ, और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि किसी भी वेक्टर को आप कैसे लिखते हो, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, राइट। तो मैग्नीट्यूड फोर्स का आपके पास ऑलरेडी है 1 by 4 pi epsilon naught
Q1 Q2 by R square. This is the magnitude. अब आपको बस R कैप और चाहिए, तो क्या R कैप को आप ऐसे लिख सकते हो, R क्यूब इंटू R वेक्टर, लिखा जा सकता है क्या? यस मैम। बस यही है वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ. Is that cool? मैम ओके. ऑल्दो वेक्टर फॉर्म बहुत यूजफुल नहीं है, आप इजीली निकाल सकते हो, तो ये मेरा सजेशन है कि आप इसकी नॉर्मल फॉर्म तक ही रहना. ठीक है. अच्छा, अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट क्लास में हमने मास और चार्ज को एक साथ रखकर उसकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को डिस्कस किया था. मैंने उस सिचुएशन में आपको बताया था कि जो मास है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ एसोसिएट करता है और जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएट कर सकता है. तो क्या आप मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में कुछ मतलब बता सकते हो? यस मैम। ग्रेविटेशनल फोर्स में G m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर है, और इलेक्ट्रिक कूलम्ब फोर्स में K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर है. ओके. वो दो मासेस का प्रोडक्ट होता है और ये दो चार्जेस का प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है. वेरी ब्यूटीफुल. प्रोपोर्शन है. हाँ देखो, एक तो ये हो सकता है और एक हो सकता है इनके बीच क्या सिमिलैरिटीज है. तो आपने बिल्कुल सही बोला कि एक चार्जेस पे डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली Q1 Q2 बाय R स्क्वायर लेके चलता है. मैम इनवर्सली प्रोपोर्शन है R स्क्वायर के. दैट इज द सिमिलैरिटी कि दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, राइट? यस मैम. दूसरा इनमें देखो, एक तो ये इनमें डिफरेंस हो गया. एक डिफरेंस क्या हो गया कि यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, इट इज नॉट अ कांस्टेंट एक्चुअली, ये मीडियम डिपेंडेंट है ना? मैम जबकि आपका ये जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट. कोई भी मीडियम, कुछ भी सिचुएशन, ये हमेशा सेम वैल्यू रखेगा. ठीक है, ये तो उनमें डिफरेंसेस हो गए. अगर मैं बात करूं इनके अंदर सिमिलैरिटीज की, तो हमेशा ध्यान रखना कि दोनों की दोनों ही सेंट्रल फोर्सेस हैं. सेंट्रल फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जो सेंटर टू सेंटर एक्ट करती है. दूसरा चीज, दोनों की दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं. इज दैट ओके? यस मैम. चलो. यस मैम. अच्छा, कूलम्ब्स लॉ की कोई लिमिटेशन वगैरह है? यस मैम. बताओ क्या. मैम मूविंग चार्ज पे वो फॉलो नहीं करता, रेस्ट चार्ज पे फॉलो करता है. उसका एक कंडीशन देखो. सबसे पहले इसकी जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इट कैन नॉट अप्लाई ऑन एक्सटेंडेड चार्ज. एक्सटेंडेड चार्ज पे ये अप्लाई हो ही नहीं सकता. मैंने बताया ना, पॉइंट चार्ज पे काम करता है. दूसरी बात, अगर दोनों चार्जेस रेस्ट में है, दोनों के दोनों, Q1 भी Q2 भी, तब ये एक्ट करेगा. अगर एक रेस्ट में और एक मोशन में है तो भी ये एक्ट करेगा. पर अगर दोनों ही मोशन में आ जाए, इस सिचुएशन में ये एक्ट नहीं करता. तो ये इसकी लिमिटेशन है. इज दैट फाइन? और मैम ये ओनली फॉर पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है. क्या बेटा? हाँ, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए. एक्सटेंडेड चार्ज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है. इज दैट कूल? यस मैम. ठीक है. चलिए एक क्वेश्चन करना. आपके सामने लिखा हुआ है टू चार्जेस each equal to 2 coulomb are 0.5 meter apart. If both of them exist inside vacuum, then find the force between them. देखो अभी टाइम हो रहा है 21:42. I'll give you 3 minutes to solve this question. ठीक है, 45 तक बताओ. और मैं एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है और आप लेक्चर्स देख सकते हो, तो bit.ly/खुशी मैम पर जाकर, मैंने एक तो टैब आपके लिए भी बना रखी है 6R वालों के लिए, बट अगर डिटेल लेक्चर देख पाओ तो ज्यादा फायदा रहेगा. ठीक है, ट्राई. तो 11 minus 125 25 10 1.44 1
ओके, वेरी गुड। देखो बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन था, इसमें आपको सिंपल इसमें बस वैल्यूज पुट करने थे एंड दैट्स इट। ठीक है, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ q1 q2 बाय r स्क्वायर, आर स्क्वायर। है ना। k का वैल्यू 1/4πε0, 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। q1 q2 आपको क्या दे रखा है, 2 म्यू कूलम दोनों। अब बेटा देखो 2 इंटू 10 की पावर -6, म्यू मतलब 10 की पावर -6, इसका स्क्वायर करेंगे आप और डिवाइड कर देंगे इसको r स्क्वायर से, यानी कि 1/2 के स्क्वायर से। बस इनको सॉल्व करते हैं। तो 9 4 जा 36, 10 की पावर 9 है, उधर 10 की पावर -12 है, 9 -12 आपको 10 की पावर -3 दे देंगे अपॉन 1/4। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 ऐड हुआ 144 इंटू 10 की पावर -3। इसको आप 0.144 न्यूटन की लिख सकते हैं, विच इज योर ऑप्शन सी। इज दैट ओके? यस मैम। ओके मैम। ठीक है, अब एग्जाम्पल 2 करना। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि देयर आर टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस आर एक्सर्ट अ फोर्स F on each other. If the charges are half and distance between them is double, then the new force acting on each charge is. सही क्वेश्चन है, ट्राई करो। 21:45 हो रहा है, 21:48 तक करना और आंसर चैट बॉक्स में ड्रॉप करो। ओके, तो काफी सारे बच्चों ने आंसर किया है। निया, आदित्य, सृष्टि, रक्षा, अंजलि, वेरी गुड, वेरी गुड तनिषा। ठीक है, तो एक बार हम लोग ट्राई करते हैं इसको। बड़ी सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम इनिशियल फोर्स कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल फोर्स के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, फिर फाइनल फोर्स को देखते हैं। फाइनल फोर्स में इन्होंने बोला है कि हाफ हो गए हैं। अब देखो पहला चार्ज Q/2, दूसरा चार्ज Q/2, यानी कि क्यू स्क्वायर बाय 4। फिर उन्होंने बोला डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। अब आर स्क्वायर है तो 2r का होल स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू 1/16। देखो दिस इज द इनिशियल वन, तो आपका फाइनल आ गया 1/16 टाइम्स ऑफ इनिशियल, और इनिशियल को आपने f बोला था, तो यानी कि f/16 इज योर आंसर, विच इज ऑप्शन डी। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने कैलकुलेट किया, वेरी गुड। अच्छा, बिटली लिंक पर इसका एक असाइनमेंट भी अपलोडेड है, एक नहीं 2 अपलोडेड है, तो उनको लगाना स्टार्ट करो। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए, क्वेरीज आए, तो आई सेंड यू अ लिंक। ठीक है, ग्रुप है, वो हमारा अनऑफिशियल ग्रुप है, उसमें हमने मतलब एक डाउट सॉल्विंग ये सब करते हैं बच्चे आपस में, जो बच जाता है वो मैं करती हूँ। ठीक है, तो गो थ्रू दैट ग्रुप ऑल्सो। अब ये रहा आपके सामने थर्ड एग्जाम्पल। यहाँ पे बोला है 2 point charges A and B having charges this and this are placed a certain distance apart and force acting between them is F. If
if 25% charge of A is transferred to B, the force between the charge becomes, बताइए 2149 हो रहा है, 2153 तक बता दो. Good, Aditya. Good, Nia. वेरी गुड तनिषा, सृष्टि बढ़िया, बहुत बढ़िया. मैं करूं कि सभी का आ गया, या फिर आगे चले? चलो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से. देखो, यहाँ पर आपको बोला है कि इनिशियली जो चार्ज है ए पर वो है प्लस क्यू, और इनिशियली बी पर चार्ज है माइनस का क्यू. ठीक है. अगर 25% चार्ज ए का ट्रांसफर हो गया बी को, अब 25 का मतलब क्या होता है, 25/100 मतलब 1/4. तो क्यू में से q/4 आपने ए का ट्रांसफर कर दिया. कहाँ ट्रांसफर कर दिया? बी को ट्रांसफर कर दिया, यानी कि यहाँ पर आपने ऐड कर दिया. इसको आप सॉल्व करोगे, इट वुड बिकम 3q/4. इसको आप सॉल्व करोगे तो इट वुड बिकम -3q/4. ठीक है. अभी आपसे फाइनल फोर्सेस पूछ रहा है, तो फाइनल फोर्स वुड बी k इंटू q/r², है ना. तो k/r² तो सेम है, यहाँ पे सिर्फ q चेंज हुआ है. ये हो जाएगा 9q²/16, है ना. 3q²/4, 3q/4. आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, और ध्यान से देखो कि यही इनिशियल फोर्स है. बस आपका आंसर आ गया, ऑप्शन सी. इज दैट ओके? यस मैम. ठीक है. एग्जाम्पल 4 करेंगे. यहाँ पे बोला है टू स्फेरिकल कंडक्टर्स बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडियस एंड कैरिंग इक्वल चार्जेस इन दैम repel each other with a force F when kept apart at some distance. A third spherical conductor having same radius as that of B but uncharged is brought in contact with B and then brought in contact with C and finally removed away from both. The new force of repulsion between B and C. प्यारा सा क्वेश्चन है, ट्राई करो. 2153 से 6 तो ज्यादा हो गया, नहीं कम हो गया. 58 तक ट्राई करो. ठीक है, 5 मिनट्स. इट्स अ नाइस क्वेश्चन, तो करना जरूर.
कोई नहीं, मैं कराती हूँ। आप लोग ट्राई कर रहे हो अभी या मैं करा दूं? चलो, किसी का भी नहीं आया क्या? नो वन? देखो, बड़े आराम से इसको क्वेश्चन को पढ़ो। ये कंडक्शन वाली बात को साथ में लेके चलेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को। क्योंकि आपने क्या करा, बी और सी दो स्फेरिकल कंडक्टर्स जिनमें इक्वल रेडियस इक्वल चार्ज कंटेन करे हुए हैं, यानी कि इनिशियल सिनेरियो ऐसा कुछ है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर ये रहा, एक स्फेरिकल कंडक्टर ये रहा, दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है। ठीक है, फिर आप इनके पास एक दूसरा कंडक्टर लेकर आए एक्स लेट से, जिसपे इनिशियली कोई चार्ज नहीं है। जब आप उसे बी के साथ कांटेक्ट में रखोगे तब यहां पर होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, इधर होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जब इधर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो तो उसका मतलब क्या होता है, जो भी इनिशियली टोटल चार्ज होता है वो इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कि इसके बाद जो कंडीशन देखने मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी कि बी पर हो जाएगा प्लस का Q/2, राइट। सी को हमने कुछ छेड़ा ही नहीं तो यहाँ तो प्लस Q ही है, और जो x है इस बारी उस पर कितना है, प्लस का Q/2। अब आपने क्या देखा यहाँ पर कि इन्होंने बोला कि पहले उसको हमने बी के कांटेक्ट में लाए और फिर सी के कांटेक्ट में लाए। अब हम इसको सी के कांटेक्ट में लेके चलते हैं। जब आप इसको सी के कांटेक्ट में लेके जाओगे तो एक बात मुझे बताओ, इन दोनों में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, यानी कि Q प्लस Q/2 विच इज 3Q/4, है ना। फिर आपने x को यहां से भी हटा दिया, तो फाइनली जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी कि B पर चार्ज होगा प्लस Q/2 और C पर चार्ज होगा प्लस 3Q/4। अब ये दोनों r डिस्टेंस दूर रखे हुए हैं, इनके बीच आपको फोर्स निकालना है, यानी कि फोर्स आ जाएगा K/r² Q1 इंटू Q2, तो Q/2 3Q/4। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3Q² अपॉन 8r²। इज दैट ओके? यानी कि 3/8 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स। कोई दिक्कत है? कोई ऑप्शन 3/8 है आपका? ये रहा ऑप्शन डी। बताओ, मैम। दिक्कत आई? नो मैम। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो कैन यू Yes, प्लीज गिव मी अ थम्स अप कि यस इट्स ओके। ओके, अंजलि, तनीषा, रक्षा, चंचल, कूल, ओके निया, ठीक है। ओके। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। यानी कि सोचो ये कोई एक चार्ज है और मैंने इसके पास आसपास बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, तब हम कैसे निकालेंगे? लेट्स से यहाँ पर कोई चार्ज है Q1, इधर कोई चार्ज है Q2, सॉरी, है ना, ये कोई Q3, Q4। अब मैं आपसे कह रही हूं कि आप मुझे इस Q2 चार्ज पर फोर्स निकाल के बताओ ड्यू टू ऑल द चार्जेस। ठीक है, ऐसे मान लो कि ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2, ये डिस्टेंस R3। कैसे निकालोगे? वेक्टर सम कर देंगे। Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 and dot dot dot. नहीं, देखो, F net force on charge Q2 is equals to force on 2 due to 1, force on 2 due to 3, force on 2 due to 4 plus डैश 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 जितने भी हैं, इसको बोलते हो आप
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हमेशा ध्यान रखना कि नहीं दो चार्जेस के बीच किस तरीके का इंटरेक्शन है, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंडेंट होता है कि वो एक दूसरे से कितना दूर है, किस मीडियम में है। कभी भी तीसरे चार्ज की वजह से वो दो के बीच वाली फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उन पर नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, बट इंडिविजुअल फोर्सेस डिफरेंट नहीं होंगी। इज दैट ओके? मैंने क्या बोला, मैं एक बार इसको लिख देती हूँ सो दैट यू विल रिमेम्बर इट, कि इंडिविजुअल फोर्सेस in between two charges actually won't get affected. इन पर किसी भी तरीके का कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, वो चेंज नहीं होगा, बट नेट फोर्स would change. Is that okay? नेट फोर्स चेंज हो जाएगी। आगे चले। रिलेटिव परमिटिविटी से आप क्या समझते हो, मुझे ये बताओ। कोई आइडिया है इसको लेकर? E नॉट। व्हाट इज इट? हाँ, एप्सिलॉन नॉट है, दैट्स ओके। Yes, बट उसकी ma'am. डेफिनेशन क्या है? तो सिंबल हो गया। E मीडियम अपॉन में E नॉट। Okay, but E अपॉन still में E नॉट। The ratio between electrical permittivity of medium to the electrical permittivity of free space is called relative electrical permeability. ओके, ठीक है। चलो एक बार एक एक्सप्रेशन देखते हैं। F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, राइट, एज पर द कूलम्ब्स लॉ। यहाँ पे ये जो K था, मैंने बोला कि दिस इज अ मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटी। K का वैल्यू आपने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये जो एप्सिलॉन है ये क्या है? दिस एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी, राइट, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। अब क्या मतलब है इसका? मैं फॉर्मूला वगैरह या फॉर्मूले से रिलेटेड डेफिनेशन नहीं जानना चाह रही थी, मैं जानना चाह रही थी कि एप्सिलॉन का क्या फील है। देखो अगर मैं एप्सिलॉन का फील, हाँ बोलो। एप्सिलॉन नॉट अगर बढ़ेगा तो जो हमारा K है वो भी बढ़ेगा, और फिर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, इसलिए वो डिपेंड करता है मीडियम पर। वैसे तो देखो रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। दूसरी चीज मैं बता रही हूँ, देखो उसमें होगा क्या। आपको इसके नेम से लग रहा है कि मीडियम कुछ किसी चीज की परमिशन दे रहा है, उस परमिशन की एबिलिटी है ये परमिटिविटी। फील हो रहा है नेम से? परमिटिविटी, परमिशन सिमिलर साउंड कर रहे हैं। Yes, ma'am. यस, यस मैम। इसका मतलब होता है कि आपने दो चार्जेस को जिस मीडियम में रखा है, वो मीडियम अलाउ करता है अपने पार्टिकल्स को कि भाई जाओ जाके इन दो चार्जेस की इंटरेक्शन को वीक करो। समझ में आया? यस मैम। देखो, मीडियम permits its own particles, या ऐसे समझो और सही से लिखते हैं, its own field to decrease the interaction between two charges. Is that fine? दो चार्ज के बीच में जो भी इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन है, जो जिस भी तरीके का इंटरेक्शन है, उसको रिड्यूस करना, उसको डिक्रीज करना, कितना कोई मीडियम इस बात की परमिशन देता है, अलाउ करता है, दैट इज नोन एज द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। अब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस एप्सिलॉन, ये सुनो। यानी कि अगर कोई मीडियम है जिसका एप्सिलॉन सबसे कम है, इसका मतलब क्या है? मिनिमम परमिटिविटी, ठीक है। तो मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी, ये सुनो। Yes, ma'am. सबसे कम परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की,
सबसे कम। कोई भी मीडियम है उसकी परमिटिविटी ज्यादा ही होगी फ्री स्पेस के कंपैरिजन में। इसके लिए हमेशा दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स किसी वैक्यूम, एयर या फ्री स्पेस में होती है ना बेटा, वो हमेशा सबसे ज्यादा होगी किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में। इज दैट ओके? मैम ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं। एक कंडीशन दे रखी है केस नंबर 1, जहां पे दो चार्जेस Q1 और Q2 किसी डिस्टेंस d अपार्ट किसी वैक्यूम में है, उनके बीच फोर्स F लग रही है। फिर हमने उसी सेम सिस्टम को किसी लिक्विड में डिप कर दिया, मतलब वही d डिस्टेंस अपार्ट, वही चार्ज का अमाउंट। अब उसमें फोर्स F/4 लग रही है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि एप्सिलॉन r बताओ। अच्छा, एक चीज और रह गई, एक मिनट, एक चीज और रह गई। दिस रिलेटिव परमिटिविटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन फ्री स्पेस। ठीक है। बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ मीडियम्स होते हैं, उनकी वैल्यूज याद नहीं रखी जा पाती। अगर हम ये बता पाए कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के कंपैरिजन में वो कितने गुना ज्यादा अलाउ कर रहा है, तो हमको मीडियम का मिल जाएगा ना परमिटिविटी। तो वो कितने गुना ज्यादा, ये वो जो गुना वाली चीज है, दैट इज दिस रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है। अब मुझे करके बताओ, आपको ER निकालना है, एप्सिलॉन r। सॉल्व करो उसको। 1/16 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/16 पाई। नहीं, सॉल्व करो, सॉल्व करो, टाइम लो, अच्छे से सॉल्व करो। आ, 10:10 तक का टाइम आपके पास है। ठीक है, 2 मिनट है, मतलब बेसिकली ट्राई मैम करो। ऑप्शन बताया ना, क्या बेटा? ऑप्शन बताया ना। नहीं, ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, आप ऐसे खुद से आंसर कर दो जो भी आ रहा है। बात पूछनी थी मैम, ये सिलेबस आप कब तक कंप्लीट करवा दोगे? हाँ, एक्चुअली मुझे भी इसके रिगार्डिंग बात करनी थी तुम लोगों से। एक बार रुको, हम ये वाला लेक्चर कंप्लीट करते हैं, इसके बाद एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ करके बात कर लेंगे। ठीक है। ओके मैम। देखो, एक हिंट है आपको, F और F/4 दो चीज गिवन है वैक्यूम और लिक्विड के बीच। ठीक है, रेशियो लाने की कोशिश करो। मैम 4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। देखो, बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी, सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। वो आपसे रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू पूछ रहा है। मैम 1/4।
ओके अभी आप चलो एक नंबर पर तो आया, अभी सही नहीं है बट दैट्स क्लोज। एक बारी मैं बताती हूँ, देखो क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग। जब इन्होंने बोला कि हम वैक्यूम में देखा हमने कि दो चार्जेस के बीच एफ फोर्स थी, बेटा आप फोर्स कैसे लिखते हो? 1/4 पाई, वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट लिख दोगे, और चार्जेस Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यही एफ बोला है ना उन्होंने। इसी सेम, एक सेकेंड, इसी सेम सिस्टम को एक लिक्विड में डिप कर दिया और वहां पर उन्होंने क्या बोला आपको? 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द नोटेशंस। Q1 Q2 डिस्टेंस उन्होंने चेंज नहीं किया था, लेकिन इस चीज को F/4 बोला, ठीक है। आप एक काम करो, F/F/4 का रेशियो ले लो, तो 1/, अब देखो उसमें क्या क्या कट जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक बार मैं लिख के दिखा देती हूँ फिर मुझे बताना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ अ मीडियम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, ये पूरा टर्म चला गया है ना, 1/4 पाई 1/4 पाई चला गया, आपके पास क्या बचा? एप्सिलॉन नॉट ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बचा। यस मैम। ओके यही तो रिलेटिव परमिटिविटी थी, यही तो रेशियो था रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन। और इधर से f और f/4 है, f से f कैंसिल, 1/1/4 बचा, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू 4। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज 4। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। आप ना देखो, जब भी क्वेश्चन में आपको, मैं आपको एक एटीट्यूड डेवलप करना सिखाती हूँ। जब भी आपको क्वेश्चन कभी गिवन हो ना, वो जो गिवन करता है बड़े ध्यान से देखो, वहीं से आंसर आना है। एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, एक्चुअली ट्रिक भी नहीं है ये एफ ही आपको आंसर देगा, F/4 ही आंसर देगा। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जब सेम सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह कहीं भी घुमाए और उनके बीच आपको एक रिलेशन दिया हो ना कि ये पहले के मुकाबले 1/4 हो गया या 16 टाइम्स बढ़ गया, कुछ भी, वहीं वहीं से आंसर आना है। इज दैट ओके? ठीक है, ओके। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक मुझे पढ़ाना है, इट टेक्स टाइम, और अभी इतना नहीं है कि सिर्फ 15 मिनट में हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो मैं लेक्चर तो यही स्टॉप कर रही हूँ, बट ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम वो प्रॉपर न्यूमेरिकल सेशन होगा, तो मेक श्योर करना कि कॉपी पेंसिल जरा अच्छे से लेके बैठो और क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे साथ, ठीक है। हम तीनों टाइप ही कवर करेंगे। इज दैट ओके? यस मैम। सो थैंक यू, एंड जस्ट स्टे फॉर फ्यू मोर मिनट्स, ठीक है, मुझे आपसे बात करनी है। एक सेकंड।